So the three-dimensional space where probability of finding electron is more than 90%, जहाँ पर 90% से ज़्यादा उसके पाने की संभावना पाई जाए उसे क्या कहेंगे? ऑर्बिटल कहेंगे. So this region is direct consequence of the Schrodinger's equation. श्रोडिंजर ने वैल्यू डाली कि सारी वैल्यू की एक्स वाई जेड की, तो उसके हिसाब से आ गया कि ऑर्बिटल क्या होगी, उसका रीजन क्या होगा. सो दिस रीजन जो ये आता है इज डायरेक्ट इट इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस. आपसे कोई पूछने नहीं जा रहा है कि वो श्रोडिंजर की क्या इक्वेशन है. कॉन्सिक्वेंस ऑफ श्रोडिंजर्स इक्वेशन वो बीएससी पार्ट 3 में पढ़ाई जाएगी. तो ये थ्री डायमेंशनल रीजन हो गया. ठीक है. अब देखो जो ऑर्बिटल होती हैं वो थ्री डायमेंशनल होती हैं कि नाउ it is the region where probability of finding electron is highest. सीधी बात कह सकती हो. This is the region, ये वो region है. This is the region where probability of finding electron is हाईएस्ट, जहाँ सबसे ज़्यादा होती है उसे ऑर्बिटल कहेंगे. ठीक है. अब देखो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या अंतर है. जो ऑर्बिट होती है ये हम आगे देख लेंगे. और ऑर्बिटल जैसे किसी भी न्यूक्लियस में के चारों ओर एक प्लेनर पाथ होता है, उसको ऑर्बिट कहते हैं. अब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं. लेकिन जो ऑर्बिटल होती है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसा रीजन होता है जो 3 डायमेंशनल होगा. ये प्लेनर पाथ नहीं है और ये कोई पाथ भी नहीं है. ये एक रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा हो. इसके बाहर भी हो सकते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना जहाँ हो उसे ऑर्बिटल कहेंगे. सो ऑर्बिट इट इज प्लेनर सर्कुलर वेल डिफाइंड path around nucleus as proposed in old atomic theory as क्या क्या बता रही हो. ओके ओके सही, अभी ठीक कर. Now तो अभी ठीक है. चलो तो ये एज प्रपोज्ड इन ओल्ड
coupled atomic theory. जबकि ऑर्बिटल क्या है? इट इज 3 डायमेंशनल रीजन ये 3 डायमेंशनल रीजन हो सकता है, ठीक है, वेयर probability of finding electron is most highest. ये सिर्फ संभावना बताता है, ये कोई सर्कुलर प्लेनर पाथ नहीं है। और जो ऑर्बिटल है वो केवल सर्कुलर ही नहीं हो सकती है। जरा आप अपने बुक में पेज पे देखो तो आपको ऑर्बिटल का डायग्राम मिल जाएगा, तो कि किस जहाँ पर पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा हो। पेज नंबर 54 निकालो, तो क्या वहाँ ये दिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा जहाँ हो? इसके बाहर भी कुछ डॉट्स हैं, बोलो। तो ये एक रीजन है इन एन ऑर्बिटल, ठीक है, हाईएस्ट, एंड इट इज प्रपोज्ड इन एडवांस एटॉमिक थ्योरी। It is proposed in theory the number of electron मैक्सिमम जितने हो सकते हैं किसी ऑर्बिटल में वो 2 हो सकते हैं, तो मैक्सिमम आगे हम ये देख लेंगे ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल इज 2, मैक्सिमम इतने ही हो सकते हैं, जबकि इसमें 2 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, 2, 8, 18, 32। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज, ठीक है, मे बी ग्रेटर देन 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट मे बी ग्रेटर देन 2, ज़्यादा भी हो सकते हैं। देन 2 जो ऑर्बिटल है इट इज इन अकॉर्डेंस विद डी ब्रॉगलीज वेव थ्योरी, ठीक है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट इज in accordance with de Broglie's dual nature of matter and Heisenberg's uncertainty principle। However, जो orbit is not in accordance with क्वांटम फिजिक्स, जो क्वांटम फिजिक्स है उसको लेके नहीं चलती। ओके, इसके अलावा ऑर्बिटल जो होती है इट हैज़ ओरिएंटेशन ऑल्सो। तो इसमें क्या होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अपोजिट घूमेंगे। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स हैव अपोजिट स्पिन। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स हैव opposite spin. To neutralize the magnetic effect of each other, जिससे एक दूसरे के मैग्नेटिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकें। To neutralize या counter
the magnetic field of each other, जिससे कि जो एटम हो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो। कहने का मतलब है कि किसी भी एटम में अगर ऑर्बिटल होंगी, तो अगर किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल में ही होंगे इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे स्पिन करेगा जो, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन करेगा, तो अगर ये चीज़ देखो तो ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज। और घड़ी ऐसे घूमती है तो ये क्या हो गई, क्लॉकवाइज। ये किसी ऑर्बिटल के अंदर होगा, जबकि देयर इज नो मेंशन ऑफ एनी स्पिन, ठीक है, काइंड ऑफ स्पिन is not mentioned here। ये ऐसा होगा। तो इतनी बात हम लोगों ने देख ली ऑर्बिटल में कि ऑर्बिटल क्या होती है और ये ऑर्बिट से कैसे डिफरेंट होती है। अब हम आगे देखें कि इन केस ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो श्रोडिंगर ने दी है, सो इन केस ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल है, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, जिसको कि बोर ने स्टेशनरी स्टेट भी कहा गया है, तो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल या स्टेशनरी स्टेट इज सब डिवाइडेड इनटू सब एनर्जी लेवल। प्रिंसिपल एनर्जी लेवल के अंदर भी छोटे छोटे और एनर्जी लेवल हैं, ठीक है, तो दैट इज सब एनर्जी लेवल। इसका मतलब क्या है कि शेल्स, जो शेल्स होती हैं, आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब शेल्स। जैसे मान लीजिए कि अगर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल है KLMN, तो जो शेल होती हैं उनका पहले क्या नाम दिया गया था, KLMN, लेकिन जो श्रोडिंगर ने इनको नाम दिया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वही बोर ने भी दिया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्यों? क्योंकि इसी के हिसाब से तो एनर्जी पैकेटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18/n² है कि नहीं। तो इसे n कहा गया और इसकी वैल्यू क्या दी गई, 1 2 3 4, और आगे चले जाओ MNO तो 5 हो जाएगी, ठीक। सो इन फर्स्ट शेल देयर इज ओनली वन शेल। फर्स्ट शेल में क्या होगा, इन फर्स्ट शेल देयर इज ओनली वन शेल, वन सब शेल। और सेकंड शेल में कितनी सब शेल होंगी, शेल ऊर्जा स्तर के अंदर उप ऊर्जा स्तर होंगे, तो इसकी S होगी और इसमें क्या होगी, SP। और थर्ड शेल में क्या होगी, तो वो क्या चीज हो जाएगी, SPD। और फोर्थ शेल में क्या होगी, 4
सब शेल, तो एस पी डी एफ एंड सो ऑन। अगर फिफ्थ शेल हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? 5 सब शेल एस पी डी एफ, फिर एफ के बाद ए बी सी डी ई एफ है तो जी चलने लगता है, फिर जी एच आ जाएगा। तो ऐसे होगा। ये इनके सब शेल्स है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये फर्स्ट शेल है तो n इज इक्वल टू 1, और अगर सेकेंड शेल है तो इसमें इसके 2 ऊर्जा स्तर हैं, देयर आर 2 सब शेल्स। उसको हाइपर फाइन एनर्जी लेवल कहा जाता है। तो ये n इज इक्वल टू 2 है, लेकिन इसमें s है और इसमें क्या होगा? s और p। जो थर्ड शेल होगा उसमें कितने एनर्जी लेवल होंगे? वो फर्दर कितने में सब डिवाइड होगा? नाउ जो थर्ड शेल होगा दैट विल बी सब डिवाइडेड इनटू एस पी डी। थर्ड शेल कितने में डिवाइड है देखो, और जो फोर्थ शेल होगी वो कितने में डिवाइड होगी? बताइए। एस, फिर इसको क्या कहेंगे? पी, फिर इसको क्या कहेंगे? डी, और इसको क्या कहेंगे? एफ। 4 तरीके से है। तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। उनका सब डिवीजन होता है एनर्जी लेवल का। आवाज सुनाई पड़ रही है? ठीक है? इज इट ऑडिबल? तो अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और जो इसकी सब शेल होंगी उनको क्या कहेंगे? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो इसमें कौन सी सब शेल हुई? क्या एस हुई? और इसकी कितनी सब शेल हुई? एस और पी हुई। और इसमें क्या हुई? 3 वाले में एस पी डी, और इसमें क्या हो गई? एस पी डी और एफ, ये 4 हो गई। तो एस को एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 कहा जाता है, और P को क्या कहा जाता है? 1, और D को क्या कहा जाता है? 2, और F को क्या कहा जाता है? 3। देख लो S जितने सब जगह 0 लिखा है, चेक कर लो। S की क्या होती है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, क्योंकि ये सब एनर्जी लेवल है तो सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो अब इसमें अगर SPDF है तो इनकी क्वांटम नंबर आपको बता दी गई है। ठीक है? अब जरा देखो कि ये सब शेल्स हैं। किसी शेल के अंदर क्या है बताइए? किसी शेल के अंदर क्या है? ये सब शेल हैं। और सब शेल है, क्या किसी होटल के अंदर क्या अलग अलग फ्लोर होते हैं या अलग अलग कमरा नंबर होते हैं? क्या किसी होटल में तो कमरा नंबर होते हैं, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर, तो सब में अब कमरा नंबर हैं कि नहीं? मतलब उस फ्लोर में कई कमरे होंगे। तो अब अलग अलग सबशेल में ईच सबशेल हैज वेरियस ऑर्बिटल्स। हर एक सबशेल में अब ऑर्बिटल्स होंगे। सो वो ऑर्बिटल ही कमरा नंबर है। पहले अभी मैंने क्या बताया कि शेल हैज वेरियस सबशेल्स। चेक किया कि नहीं? यही शेल है कि नहीं? और शेल में क्या पाई गई? उप ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर, मुख्य ऊर्जा स्तर के अंदर उप ऊर्जा स्तर। जो शेल है वो क्या है? क्या वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसे कि हम n से प्रदर्शित करते हैं? और जो सब शेल है उसे क्या कहेंगे? क्या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहेंगे? बोलो।
जिसको कि L से प्रदर्शित करते हैं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? L से। तो मुझे बताइए कि अगर जो सब शेल हैं वो अगर S हैं, P हैं, D हैं और F हैं, तो उनकी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यानी L की क्या क्या वैल्यू होगी? एजीम्यूथल भी कह सकती हो, सब्सिडियरी भी कह सकती हो, जो भी कहना चाहो। सो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, या ऑर्बिटल एंगुलर भी लिखा है बुक में, ऑर्बिटल एंगुलर, इनके मीनिंग अभी हम बताएंगे। क्वांटम जिसे L से कहेंगे, तो S की वैल्यू कितनी है? ये S के लिए L की वैल्यू क्या है? S सब शेल के लिए, ये सब शेल है, तो L की वैल्यू कितनी है बताओ? P के लिए, D के लिए 2 और F के लिए 3। अब ये मान लो SPDF है, तो अब इनके अंदर अलग अलग शेल के अंदर बहुत सारे कमरा नंबर होंगे जिसमें दो दो बेड पड़े होंगे। तो सब शेल्स हैज वेरियस ऑर्बिटल्स, सब शेल्स क्या रखती हैं? सो ईच सब शेल हैज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, हर सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होती हैं। तो S सब शेल हैज 1 ऑर्बिटल। S सब शेल में कितनी ऑर्बिटल हैं? 1 ऑर्बिटल है। क्या n इज इक्वल्स टू 1 में भी S सब शेल है, और n इज इक्वल्स टू 2 में भी, और 3 में भी, और 4 में भी? क्या सभी में S सब शेल है? तो ये n इज इक्वल्स टू 1 है, n इज इक्वल्स टू 2 है, और n इज इक्वल्स टू 3 है, और इसके बाद क्या आएगा? क्या n इज इक्वल्स टू 4 आएगा? तो इनकी जो सब शेल होंगी ये अलग अलग n है। n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3 और n इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, जो सब शेल होती हैं इसकी S सब शेल हैज 1 ऑर्बिटल। तो जो S सब शेल्स होती हैं उसके ऑर्बिटल्स का नाम भी होता है S ऑर्बिटल, और P सब शेल के ऑर्बिटल्स का क्या नाम होता है? P ऑर्बिटल। D सब शेल्स के सभी ऑर्बिटल का अलग अलग नाम होगा। तो S सब शेल हैज 1 ऑर्बिटल, एंड उस ऑर्बिटल को क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड S ऑर्बिटल, उसको S ऑर्बिटल कहेंगे। अच्छा, जो P सब शेल होंगी हैज 3 ऑर्बिटल्स, और उसे क्या कहेंगे? PX, PY और PZ, 3 नाम दिए। P सब शेल में कितनी ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल। अगर देखा जाए तो n इज इक्वल्स टू 2 में 2 सब शेल्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? S और P। n इज इक्वल्स टू 3 में 3 सब शेल्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? SPD। और n इज इक्वल्स टू 4 में कितनी है? SPDF। 4 तरीके की हैं। तो यहाँ पर P सब शेल हैज 3 ऑर्बिटल्स, PX, PY, PZ, और D सब शेल में कितनी ऑर्बिटल है बताओ? D सब शेल हैज 5 ऑर्बिटल्स। तो दैट इज DXY, DYZ, DXZ और DZ स्क्वायर और DX स्क्वायर Y स्क्वायर। अब इन सब चीज़ों के बारे में जानें।
मतलब ऑर्बिटल्स के अलग अलग नाम है, सिर्फ सुविधा इसके लिए दी गई है कि इसको ऐसे ही कहा जाए। अच्छा, कुछ चीज़ें आपने देख ली हैं कि जो कभी स्पेक्ट्रम बनाया, मान लीजिए बोर ने स्पेक्ट्रम निकाला किसका, एमिशन का या किसी का, तो कुछ चीज़ें इसमें ऐसा आया कि पीछे बहुत धुंधला धुंधला आया स्पेक्ट्रम, तो उसको कहा गया कि ये जो पीछे धुंधला धुंधला प्रकाश आ रहा है पीछे पीछे, तो उसका कहा गया कि ये फंडामेंटल है स्पेक्ट्रम। एमिशन में भी पीछे रोशनी आई कुछ की, तो उसको क्या कहा गया, फंडामेंटल स्पेक्ट्रम। और फंडामेंटल को क्या एफ कहा गया। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे स्पेक्ट्रम भी आए कि वो दिखने में साफ साफ नज़र नहीं आ रहे थे और डिफ्यूज्ड थे। डिफ्यूज्ड का मतलब है बहुत साफ साफ नहीं थे स्पेक्ट्रम, शार्प नहीं थे। तो डिफ्यूज्ड को क्या डी कहा गया, क्योंकि उनकी एनर्जी लेवल ज़्यादा क्लियर नहीं थी, तो वो डिफ्यूज्ड थी, उसे डी कहा गया। लेकिन कुछ की एनर्जी इसमें ऐसी थी कि जो थोड़ी थोड़ी साफ थी इसी में, जैसे ये ऐसे ऐसे साफ साफ थी। तो अगर ऐसे थोड़ा साफ साफ थी, जरूर ज़्यादा पोर्शन में थी लेकिन थोड़ी क्लियर तो थी, तो उसे क्या कहा गया, क्या प्रिंसिपल कहा गया। तो प्रिंसिपल का क्या नाम पड़ा, टी। और कुछ की तो एनर्जी लेवल इसमें बिल्कुल शार्प थी, जो बिल्कुल देखी जा सकती थी, तो उसे क्या कहा गया, शार्प कहा गया क्या। और शार्प को क्या कहा गया, एस। तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है कि उनका स्पेक्ट्रम कैसा आता है, दैट इज द रीजन। अब देखो, हर एक सबशेल में ऑर्बिटल होती हैं। एस सबशेल में कौन सी ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है। तो एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल, ईच सबशेल हैज नंबर ऑफ ऑर्बिटल, एस सबशेल। तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होती है, एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप। देखो, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, तो ये एस ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी रह सकते हैं, कहाँ आएंगे कहाँ जाएंगे कैसे घूमेंगे उन सब से मतलब नहीं है, क्योंकि हीजनबर्ग ने कहा पाथ नहीं निकाला सकता, एस ऑर्बिटल है। तो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन समझ में आ गए। तो ये कही जाएगी 1s, इसे क्या कहा जाएगा। अच्छा, फिर थोड़ी जगह छोड़ के अब सेकंड एस ऑर्बिटल, वो भी स्फेरिकल है, बीच में एक नोड आएगा, नोडल सरफेस, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। नहीं तो सारे इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएं तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बारे में पता कैसे चलेगा। तो इसलिए बीच में खाली जगह है, और फिर उसके बाद कौन सी ऑर्बिटल शुरू हुई, बोलो, ये कौन सी ऑर्बिटल है, बोलो। n इज इक्वल टू 2 में कौन सी होगी, n इज इक्वल टू 2 है, तो 1s के बाद क्या आएगी, 2s आ जाएगी। तो 2 में 2s हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू 1 में 1s होगी, और 2 में क्या 2s और 2p होगी, भाई एनर्जी लेवल का भी तो नाम आएगा। और 3 में क्या होगी, s भी होगी, 3s 3p और 3d। और 4 में क्या होगी,
4s 4p 4d और 4f। समझ में आई बात कि नहीं? जो शेल नंबर है उतनी सब शेल है, तो फोर्थ शेल में कितनी सब शेल हुई? 4 सब शेल हुई, लेकिन हर सब शेल के पहले n का नंबर लिखना जरूरी है। ओके, तो ये 2s हुई। अब फिर इसके बाद क्या हो जाएगी बताइए? नहीं, अभी हम 3 पे आ गए, p को भी बताएंगे आपको, लेकिन ये 3s हुई। 2p पे अभी इलेक्ट्रॉन भरेंगे, बता रहे हैं आपको 2p के बारे में, लेकिन 3s यानी ss की बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं, सारी s। तो जो डिफरेंट s होगी, क्या उनके बीच में खाली जगह होगी जिसको नोडल सरफेस कहेंगे? बोलो। और फिर इसके बाद क्या होगा? 4 में जाएगी, 4s हो जाएगी, यानी सभी s स्फेरिकल हैं। और साइज के हिसाब से देखा जाए तो सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है? बोलो। 1s सबसे छोटा है, 4s सबसे बड़ा है। और क्या सभी स्फेरिकल हैं या इनका कोई प्रिफर्ड ओरिएंटेशन है? तो 1s 2s 3s और 4s साइज में देखो तो साइज इधर बढ़ता हुआ। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि s ऑर्बिटल कैसी होती हैं। तो s सबशेल में s ऑर्बिटल है, तो ये मैंने 4 s ऑर्बिटल दिखाई। क्या हर एक s ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। अच्छा, p सबशेल्स। अब अगला पेज निकालो, तो इसमें देखो कि आप अपनी बुक में देखो 1s और 2s देखो, 2s दिख रहा है? 2s 2.13 फिगर देखो। क्या उसमें थोड़ा भरने के बाद उसी 1s को छोटा करके दिखाया गया है? मतलब 1s पहले बहुत बड़ा दिखाया, फिर उसे बिल्कुल छोटा कर दिया, और उसके बीच में फिर नोडल सरफेस दिख रही क्या, तभी 2s भरा गया हो। ये जो चीज है ये अब बिल्कुल छोटी कर दी गई है। बोलो। और फिर उसके बाद 2s दिखाई गई। समझ में आ गई ना बात आपको कि किस तरीके से होती है? और डायग्राम भी दिखा रहा कि पहले 1s भर जाएगी, फिर बिल्कुल प्रोबेबिलिटी यानी जो साई फंक्शन है, साई स्क्वायर, वो 0 हो जाएगा, और फिर उसके बाद फिर से बढ़ेगी और फिर से इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो मतलब पहली भरने के बाद बीच में नोडल सरफेस तो आएगी कि नहीं आएगी? यहाँ भी देख लो, आई है कि नहीं? और जब 1s है तो उसमें पूरा भर गया, फिर उसके बाद कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन जब 1s और 2s की बात करेंगे तो भरेगा, फिर 0 होगा, फिर भरेगा। बोलो, है बात कि नहीं? अच्छा, अब देखो 2p ऑर्बिटल के लिए जरा डायग्राम 2.14 देखो। सो लेट अस सी कि 2p ऑर्बिटल कैसी होती हैं। तो ये डंबल शेप में होती हैं p ऑर्बिटल्स। नाउ लेट अस सी कि p ऑर्बिटल्स कैसी होती हैं। तो ये अलग अलग होती हैं। एक तो s ऑर्बिटल हो गई, ये s ऑर्बिटल है, और s ऑर्बिटल के बाद आप p ऑर्बिटल देख रहे हैं, ये किस तरीके की है? क्या ये डंबल शेप है? बताइए। तो अब इसमें जो वैसे अगर मैं s ऑर्बिटल देखूं तो 1s 2s 3s ऐसे बढ़ती चली जाएगी, और उनके बीच में नोड भी रहेगा ना, खाली जगह भी तो रहेगी।
1s2s3s में देख लो, जैसे 1s2s3s तो उसके बीच में खाली जगह रहेगी, ऐसा होता चला जाएगा। अगर हम क्लियरली देखें तो क्या कुछ इस तरीके का डायग्राम आप समझ रही हैं जिसमें बीच में खाली जगह है? देख लो 3s में यहाँ दिखाई पड़ रहा है खाली खाली जगह, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जैसा डायग्राम होगा उसके हिसाब से देखा जा सकता है। अब हम देखेंगे कि p ऑर्बिटल कैसी होती होंगी। तो जो p ऑर्बिटल, ये डायग्राम तो हमने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से होता है। ओके, आप चाहें तो इसे, ये मैंने क्रॉस सेक्शन करके दिखाया है, तो क्रॉस सेक्शन से भी देखा जा सकता है, या फिर मर्जी हो तो ऐसे देखो। ये जस्ट प्लेनर है, 2D डायग्राम है, लेकिन इसके बीच में जो खाली जगह है उसे क्या कहेंगे? क्या नोड कहेंगे? खाली जगह को नोड कह देंगे। तो ये चीज़ होती है। और बाकी ये आपकी बुक का डायग्राम है कि इस तरीके से दिखाया गया है बात। अच्छा, अब जरा देखो कि 2p की ऑर्बिटल्स कैसी होती होंगी। 2p की जो भी ऑर्बिटल्स हैं दैट इज डम्बल शेप, जैसे वो पहलवान लोग जिससे कसरत करते हैं, इट इज़ लाइक द सेम। सो लेट अस सी 2p ऑर्बिटल्स। 2p ऑर्बिटल्स 3 एक्सिस में ओरिएंटेड है, दैट इज px, py और pz। तो हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं और 3 एक्सिस में ये ओरिएंटेड है। देख लो, x एक्सिस में है, एक x एक्सिस में हो गई, एक y एक्सिस में हो गई और एक z एक्सिस में हो गई। और अगर हम इन तीनों को एक साथ मिला दें, क्योंकि p की सभी ऑर्बिटल तो एक साथ होंगी, तो ऐसी स्थिति में ये जब तीनों एक साथ आ जाएं तो फिर p का कैसा डायग्राम बने। नाउ इफ ऑल द p ऑर्बिटल्स गेट कंबाइंड देन दे फॉर्म। तो यहाँ पर उतने अच्छे से तो नहीं दिखाया गया, मैं आपको बना के दिखाऊंगा। जैसे px ऑर्बिटल दिख रही है, py दिख रही है और pz अलग अलग प्लेन में है। बोलो, px py pz दिख रही, s तो दिख ही रही है, s बीच में होगी। और अगर यही मान लो एक साथ कंबाइन कर दो न्यूक्लियस से, तो क्या ये बन जाएगा फिगर? तो वही चीज़ अब हम लोग देखेंगे कि हाउ आर दिस p ऑर्बिटल्स अलाइंड। थोड़ा सा हो सकता है ये आपको ज़्यादा कन्विंस करे, है तो वही चीज़, ऊपर वाली ऑर्बिटल इधर वाली और इधर वाली। कुछ इससे आइडिया लग रहा है? तो यही चीज़ होती है। सो लेट अस सी द p ऑर्बिटल्स। तो p सबसेल्स कैसी होती हैं, अब अपने बुक में देख लो 2.14। सो p सबसेल में कितनी ऑर्बिटल होती हैं? 3 ऑर्बिटल्स। और उन ऑर्बिटल्स का नाम क्या होता है? px py एंड pz। व्हाट इज द नेम ऑफ दीज ऑर्बिटल्स? px py एंड pz। तो अगर हम 3 एक्सिस बनाएं तो x और y और z, x से y चलो हाथ से तो z मिलेगा, x y z, थंब z होगा। x से y चलो तो थंब से क्या पता चलेगा? z। देखो हम x से y चल रहे हैं कि नहीं? अच्छा बताओ, y एक्सिस पे कौन सी ऑर्बिटल होगी? क्या ये वाली p ऑर्बिटल होगी जिसका नाम py होगा? बोलो। अच्छा, x को भी पीछे बढ़ाओ तो ये x डैश हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा। तो इधर पे भी एक ऑर्बिटल होगी क्या? तो ये कौन सी हो जाएगी? क्या ये px हो जाएगी? और z को नीचे बढ़ा दो, तो z को नीचे बढ़ाओगी तो z डैश, और फिर क्या हो जाएगी?
पी जेड, बोलो पी जेड, पी लगाना पड़ेगा ना, बोलो। तो आपने 3 ऑर्बिटल समझ ली कि कौन कौन सी हैं, दैट इज पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो जैसे मैंने ये बनाई एक ऑर्बिटल, सो इसका डम्बल शेप है, ये सिर्फ एक रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता यानी संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी 90% से ऊपर है, तो ये पी जेड हो गई। इसी तरीके से देयर इज ए रीजन जहाँ पे इनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो ये हो गई। और फिर एक और रीजन क्या हुआ, तीसरा रीजन है, दैट इज जहाँ पर इनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। सो 3 हमने अलग अलग ओरिएंटेशन दिखा दिया। बाकी ये है एक पी ऑर्बिटल इस एक्सिस पर, एक पी ऑर्बिटल इस एक्सिस पर और एक इस एक्सिस पर। बोलो बात समझ में आई? बता, 3 उंगली ऐसे कर लो, जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है उसके हिसाब से देख लो। अच्छा, तो ये जो हमारी 3 ऑर्बिटल्स हैं, अगर मान लो ये सेकंड में हो और जो थर्ड में हो तो क्या थर्ड वाली और बड़ी बड़ी होंगी क्या? भाई पी तो 2 से ही शुरू होती है ना, मानो तो देख लो 2p, फिर 3p। 1 में तो नहीं होती ना, 1 में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बताओ? 2, क्योंकि एक होटल के कमरे में 2 लोग रह सकते हैं, डबल बेड होता है। अब देखो, तो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अब 3p बनानी है, तो ये सब मैंने 2 की बना दी, छोटी छोटी, और 3 की बनानी तो क्या बड़ी बड़ी बनेंगी? बोलो, ऐसे ऐसे बनेंगे? इनके अपने ओरिएंटेशन है क्या? एस में कोई ओरिएंटेशन था ऐसा, प्रिफर्ड ओरिएंटेशन? एस तो स्फेरिकल थी, उसमें तो कोई एक्सिस नहीं थी ना, ठीक? तो ये जो ऑर्बिटल बनी, तो इसमें इस तरीके से नहीं होगा जैसे आप सोच रही हो, इसमें बीच में भी होंगी वो 2p वाली, जैसे एस में नहीं केस देखा था। बोलो, नोड भी तो होगा। और इसी तरीके से ये बीच में pz 2pz होगी, और 2pz के ऊपर कौन होगा? ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, तो ये होगा, और ऐसे ही यहाँ पर भी होगा। तो बीच में नोड मिला कि नहीं, खाली जगह? अच्छा, अब इस चीज को जो मैंने बनाया है, इसमें आप लिख लें ये अंदर वाली तो 2p है, तो 2py, और बाहर वाली क्या हुई? ये क्या हुई? 2pz, तो बाहर वाली क्या हुई? और ये बताओ क्या हुई? तो बाहर वाली क्या हुई? समझ में आ गई बात? अब क्या मैं इस चीज को इस पे ट्रांसफर कर दूं? तो 1 में तो कुछ नहीं, लेकिन जो 2 में होगा वो क्या होगा? और p की ऑर्बिटल देखो, थोड़ी सी मैं बाहर निकाल रहा हूं, क्योंकि p की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी। s से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? थोड़ी सी p की, और p से थोड़ी सी ज्यादा किसकी होगी? d की। तो जो न्यूक्लियस से जितनी ज्यादा दूर रहेगा, क्या उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होती है? तो ये देखो, ये बताओ मैं ये कौन सी ऑर्बिटल बना रहा हूं, बताओ, पहचानो इसको।
कौन सी पी? 2p की 3p? और बड़ा कर दें फिगर, तब बताओगे। बोलो कौन सी बना रहा हूँ, बताओ। तो 2p हमने बना दी। अच्छा बताओ, अभी सेकंड शेल में कौन कौन सी सब शेल हुई? सेकंड शेल में कौन कौन सी सब शेल हुई? एस और पी हुई। और एस सब शेल में कौन सी ऑर्बिटल हुई? बहुत अच्छा बता रही हो। और पी सब शेल में कौन सी ऑर्बिटल हुई? क्यों 3 ऑर्बिटल नहीं हुई? 2px 2py 2pz 3 बनाई कि नहीं? तो अभी आपको लिखा ना पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होती, तो तीनों का नाम तो बताओ। 2px 2py 2pz, ये तो है ना। फिर से बताओ, फर्स्ट शेल में कौन सी सब शेल हुई? फर्स्ट में ही पीवी हो गई। कितने इलेक्ट्रॉन रखोगी फर्स्ट शेल में? क्या 8 रखना चाहती हो? सिर्फ 2 ही तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक ऐसे रख दो उसी में 2 आ जाएंगे। फर्स्ट शेल में कितनी सब शेल हैं आप देख लो। फर्स्ट शेल में कितनी सब शेल हैं यहाँ देखो, बताओ। तो ये सब शेल लिख रहा हूं ना, ये शेल है और ये क्या है? सब शेल। तो फर्स्ट शेल में एक सब शेल, सेकंड शेल में कितनी सब शेल? और थर्ड शेल में? और फोर्थ शेल में, ठीक। एस सब शेल में कितनी ऑर्बिटल्स? क्या 1? 2s में कितनी? 2p में कितनी ऑर्बिटल्स? कौन कौन सी, नाम बताओ। अब तो पूरी हो गई, 4 ऑर्बिटल हो गई n=2 में। और 4 ऑर्बिटल में 4 कमरों में कितने लोग रह सकते हैं? एक कमरे में 2 लोग रहेंगे कि नहीं? 1 ऑर्बिटल कंटेन्स। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 2 और यहाँ कितने हो गए बताओ। अच्छी बात कही है। अब की इसका ठीक ठीक बताना। 3s में कितने? 1 ऑर्बिटल। 3p में कितनी? 3 ऑर्बिटल। ये। और 3d में कितनी? बताओ, चेक करो अगले पेज पे। 5 ऑर्बिटल बनी कि नहीं? 5 देखो, अगले पेज निकालो 2.15। वो डबल डम्बल होती है। 4 डबल डम्बल है और एक का कुछ अलग है, डोनट है। तो कितनी हो गई ऑर्बिटल? 5 हो गई। तो बताओ, जो थर्ड शेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल काउंट करो। नाइन हुई। 5 4 9 हुई। 9 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? तो ये 18 हो गए। अच्छा, अब फोर्थ वाले में देखो, एक तो सिंगल होगा, फिर क्या होगा? और फिर कितनी होंगी? 5। और फिर कितनी होंगी? 7। एफ सेल में कितनी होती है बताओ? 7 + 5 कितना हुआ? 12 में 3 जोड़ो,
और एक 16, तो 16 ऑर्बिटल्स हो गई, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? अच्छा ये मुझे बताओ, जो मैं ऑर्बिटल की संख्या पूछ रहा हूँ, क्या 4 में आपने 16 बताई क्या? बताओ कितनी बताई टोटल? फोर्थ शेल में कितनी ऑर्बिटल बताई? 16। तो अब हम जरा देखें कि पहले हम देखेंगे कि शेल कौन सी है। तो शेल जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? नाउ शेल विल बी कॉल्ड, ठीक है, जब धुंधला दिखे तो बता देना। सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सही, ठीक है। तो शेल को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या कहेंगे बताओ? नंबर, इसे n से डिनोट करेंगे। तो अब n की वैल्यू 1, 2, 3 और 4। फिर दूसरी कौन सी क्वांटम नंबर होती है? बोलो। क्वांटम नंबर, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो हम इसमें जानते हैं कि जो फर्स्ट सेल में है, फर्स्ट सेल में सब सेल कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट सेल में एस सब सेल है, और सेकंड सेल में कौन कौन सी सब सेल हैं? एस और पी। और थर्ड सेल में कौन कौन से सब सेल हैं? एस, पी, डी। और फोर्थ सेल में एस, पी, डी, एफ, 4 होती हैं। तो इनकी अब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताओ, जिसे कि एल कहते हैं। कितना कितना होगा? वैसे तो ये 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, और इसे क्या लिखा जाएगा? तो अब बताओ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अच्छा ये बताओ, नंबर ऑफ सबशेल्स कितनी होती हैं? फर्स्ट सेल में कितनी नंबर ऑफ सबसेल्स होती है? उनका क्या फार्मूला होगा? क्या n होगा? फर्स्ट सेल में कितनी सबसेल हैं? और सेकंड सेल में कितनी सबसेल हैं? 2, क्योंकि s और p हैं। और थर्ड सेल में कितनी सबसेल हैं? 3। और फोर्थ सेल में 4। अब इन सबशेल्स में भी इनकी अपनी अपनी ऑर्बिटल्स होंगी। इसकी कितनी ऑर्बिटल है? सिंगल। और इसमें कितनी? और इस वाले में? तो बताओ सेकंड शेल में कितनी ऑर्बिटल हुई? तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का क्या फॉर्मूला हुआ? क्या n स्क्वायर हुआ? पहले में क्या 1 स्क्वायर है? और सेकंड में क्या 2 स्क्वायर है? और थर्ड में देखो, तो थर्ड में कितनी हो गई? तो क्या ये 3 स्क्वायर है? और फोर्थ में देखो, फोर्थ में कितनी हो गई?
एफ में 7 होती हैं ऑर्बिटल्स, डी में 5, 1 3 5 7 कितनी कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं? 1 3 5 7, 1 3 5, 1 3। समझ में आया? ऑड ऑड नंबर चला करो। तो 16 क्या 4 स्क्वायर हो गया? बोलो। अच्छा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? क्या 2n स्क्वायर? तो यहाँ के हिसाब से क्या 2 इंटू 1 स्क्वायर कर दें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? और 2 इंटू 2 स्क्वायर कर दें, क्या इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि जितनी ऑर्बिटल होंगी डबल कर दो, n स्क्वायर तो ऑर्बिटल है और उसका डबल कर दो। 9 ऑर्बिटल है तो 2 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा? 18 हो गया? क्या 16 हो गया? बोलो, समझ में आ गई? थर्टी टू कर लो। चलो, अच्छा ये बात हो गई। अब हम आते हैं वापस। हमने इसमें कौन सी ऑर्बिटल बना दी थी बताओ? क्या हमने इसमें 2p बना दी थी क्या? 2px 2py 2pz, ये x है, ये y और ये z। अब मैं बनाना चाहता हूँ इसके ऊपर की ऑर्बिटल, थोड़ी सी बाहर निकाल के। तो वो कौन सी ऑर्बिटल होगी? बोलो, ये कौन सी ऑर्बिटल हो जाएगी? ये 3 है। अब 3 में भी सब अलग अलग हैं, मतलब ओरिएंटेशन के हिसाब से बोलना पड़ेगा आपको। 3p बोलने से तो सबशेल का पता चलता है, ऑर्बिटल के लिए तो ओरिएंटेशन ही बताना पड़ता है। तो ये क्या हो गया? समझ में आ गई? फिर इसके आगे और भी बढ़ती चली जाएंगी। जैसे s में बढ़ा वैसे कैसा हुआ, p में भी बढ़ा। तो ये कौन सी हुई? ये क्या 3px हुई? और ये क्या 2px है अंदर वाली? ऐसे ही ये कितना हुआ? दैट इज y, तो 3py। और ये कौन सी हुई? 2py। 3py और 2py हुई। और ऐसे ये क्या हुई? क्या 3pz और 2pz हुई? p, तो p ऑर्बिटल के बारे में समझ में आ गया कि p ऑर्बिटल्स हैव कैसा शेप होती हैं? p ऑर्बिटल्स हैव डम्बल शेप। p ऑर्बिटल्स हैव डम्बेल, मुग्दल, जिसको उठा के पहलवान कुश्ती करते हैं, शेप। ठीक है? या इट इज बाई लोब्ड, 2 लोब बने हुए हैं कि नहीं? तो बाई लोब्ड भी कहते हैं। अच्छा, अब डी ऑर्बिटल देखो। डी, जो डी सबसेल है 5 ऑर्बिटल्स। सो डी ऑर्बिटल्स have double dumbbell shape। और डोनट शेप्ड। डोनट वो जो खाई जाती है ना, मीठी चीज होती है, उसका क्या स्पेलिंग होगी? सो डोनट। सो DOUGH, डोनट शेप
ये हो गया डी ऑर्बिटल। अच्छा, इनके नाम हमने लिख दिए हैं। जैसे कि डी ऑर्बिटल के बारे में देखो, या तो क्वाड्रू लोब होंगी, 4 लोब होंगे। ये है एक्स एक्सिस और ये है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस मैंने ऐसे बनाई थी, तो एक्स ये थी और ये कौन सी एक्सिस थी, इनके बीच में रहे तो उसे कहेंगे डी एक्स वाई। मतलब इसे एक प्लेन मान लो। तो ये एक प्लेन है। तो इस ऑर्बिटल का पूरा नाम क्या है, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है। अच्छा, क्या ये वाई प्लेन है और ये जेड प्लेन है? जेड ऊपर वाला था, तो ये जेड जेड डैश है और ये क्या है, वाई वाई डैश। इस प्लेन में रहे अगर बीच में सेंट्रली लोकेटेड, तो इसे क्या कहेंगे, डी वाई जेड। तो यहां पर भी ये रह सकती है डी वाई जेड। ऐसा भी हो सकता है कि एक्स और जेड के बीच में रहे, तो ये प्लेन तो जेड है और ये कैसा है, क्या ये एक्स था और ये कौन सा है, दैट इज वाई, ये जेड। तो अगर मैं इस प्लेन की बात करूं तो क्या ये प्लेन इस तरीके से है, बोलो। और क्या यहाँ पर भी एक ऑर्बिटल रह सकती है, एक यहाँ भी रह गई। फिर अब तो सारी जगह इन लोगों ने तीन प्लेन काटते हैं जहाँ पे एक दूसरे को, वहीं पर फिर हमारी जो है 3 रेफरेंस एक्सिस बनती है। 3 प्लेन काटेंगे कि नहीं? जैसे आप अपने कमरे में ही देख लो, जो कॉर्नर पॉइंट है, क्या उसको 3 प्लेन काट रहे हैं आपके कमरे में, बताओ। ये और ऐसे, तो इस तरीके से हमने देख लिया कि ये है। तो इसे हमने जेड एक्सिस मान ली थी, इसे क्या मान ली थी, मान लीजिए आप इधर की ले लें, ये आपको बताया गया था, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई थी और ये कौन सी थी, जेड थी कि नहीं, बताइए। अच्छा, मान लो अब सारी एक्सिस इन्होंने ऑक्युपाई कर ली, तो एक होता है कि वाई जेड के बीच में रह गए। तो वैसे नीचे के भी होंगे, बट मैं नीचे के कमरे नहीं दिखा रहा हूँ, ये वाई जेड का है, इसके नीचे भी पीछे गया होगा। तो वाई जेड में तो और भी प्लेन होंगे, तो वहाँ पर भी पीछे पीछे होंगे। अगर मैं सारे प्लेन बनाऊँ, बहुत सारे कमरे, तब जाके आपको पूरा पता चलेगा। ये तो मैं 2 कमरे बना दिया हूँ, तो अगर उधर का भी कमरा ऐसे ही बनाऊँ, देन ओनली आई कैन लोकेट यू। ये देखो, और ये इससे मिलेगा, तो ये इधर वाला भी बन जाएगा कि नहीं, वाई जेड, ये एक्स। और नीचे भी बनाऊं तो इसके नीचे भी कमरे होंगे, ये। अब देखो, यहाँ पर भी अगर कमरा बनाऊं तो क्या इधर वाला भी आ जाएगा। और इसी तरीके से जो दूसरा वाला भी कमरा, यानी 8 कमरे बनाने पड़ेंगे आपको, तब जाके बात बनेगी, ठीक है। सो नाउ ये तो ऊपर वाला हो गया कमरा, ये नीचे वाला हो गया, फिर दिस इज ऐसे होगा, एंड ये बन गया, ये चौथा बन गया, तो ये एक बना। समझ में आई बात कि नहीं? लेकिन मैंने एक बनाया है, ऐसे ये तीनों मिला दोगे तो बाकी एक्सिस भी होगी। अब इसमें बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा,
तो अब मैंने इसमें ऐसा बनाया है कि जो किस प्लेन में है, दैट इज इक्वल्स टू सिर्फ एक प्लेन है, ये जो पीछे वाले दरवाजे में फूल बना है, पीछे वाली दीवार में, अभी सारी दीवार में फूल थोड़ी ना बना है। ये कौन सी दीवार है बताओ, चारों कमरे की पीछे वाली दीवार। अब ऐसे ये जो ज़मीन में दीवार पड़ती है उसमें भी फूल बनाया जा सकता है, तो ज़मीन में भी ये दीवार है, इसमें भी कोई कह दे कि भाई हम एक्स जेड में बनाएंगे, तो एक्स जेड में ये हुआ, एक्स जेड में भी फूल बना लो, है कि नहीं। ये रहा एक्स प्लेन और ये रहा वाई प्लेन, तो एक्स जेड में ही बना रहा है कि नहीं वो फूल। तो इधर पीछे भी बनाए इसी के, और ये भी बनाए, तो इस तरीके से इसने एक्स जेड में बना लिया। अब इसी तरीके से वो वाई जेड में भी बनाएगा, बट दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू शो। अब तीनों को शो करना, जैसे मैंने एक्स जेड में बना दिया, एक्स जेड में एक्स वाई में बना लिया, और वाई जेड वाला ये दीवार है, ये दीवार है पीछे वाली। तो इस दीवार में अगर हम बनाएं तो कैसे बनेगा, नाउ दैट विल लुक लाइक इस तरीके से, जो कि हम ज़्यादा नहीं बना सकते, बस दिखा सकते हैं कि ये पीछे वाले कमरों में होगा, यहाँ कहीं कहीं दिखेगा, बट वो दिखाई नहीं पड़ सकता, पीछे वाले कमरे में होगा इस तरीके से। तो 3 एक्सिस में हमने आपको क्या बना के दिखा दिया, अभी 3 ही तो दिखाए गए हैं, तो क्या ये डी एक्स जेड है, बोलो। अच्छा, अब मान लो इसके अलावा कोई कह दे सारे प्लेन तो ऑक्यूपाई हो गए कमरे के, अब यानी बीच बीच में तो सबने ऑक्यूपाई कर लिया है, तो 2 ऑर्बिटल और बच गई, इनके 5 एनर्जी लेवल हैं। तो ये भी पूछ सकती हैं कि क्या हम बीच में रह जाएं, जैसे ये है। सो ये कहेंगे कि हम एक्स वाई पे एक बना लें अपना ठिकाना, तो कोई कहेगा ठीक है, ये एक्सिस तो पूरी खाली, यहीं ठिकाना बना लो अपना। तो समझ में आई कि बात कि नहीं। तो ये बीच में तो नहीं है ना, ये एक्स वाई एक्सिस पे है कि नहीं। यानी अगर कोई ऑर्बिटल एक्स वाई पे ठीक ठीक रह जाए तो वो जगह खाली थी, वहाँ डेंसिटी नहीं थी इलेक्ट्रॉन की, तो वहाँ भी तो रह सकती है कि नहीं। तो इसे कहेंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। लेकिन अभी भी जेड एक्सिस पूरी खाली पड़ी थी, जेड एक्सिस पे तो अभी तक कोई नहीं गया ना। तो एक ऑर्बिटल और बची, वो कह रही कि मैं यहाँ पे रह जाऊं क्या, जेड पे, तो बोलेंगे रह जाओ। अब मेरी जो दूसरी लोब है मैं उसको थोड़ा छोटा कर लूँगी, डोनट बना लूँगी। तो बोलो बुक में ऐसा ही दिखाया है 5th वाली को, देखो फिगर। तो 5 ऑर्बिटल एकोमोडेट हो गई कि नहीं 3 डायमेंशन में। तो दीज आर द 5 ऑर्बिटल्स, सो देयर शेप इज, इसका शेप किस तरीके का होगा, डबल डम्बल होगा, या फिर डोनट होगा, या क्वाड्रू लोब्ड, कैसा होगा, 4 लोब हैं क्या, या इसे डबल डम्बल कहेंगे। ये डोनट है, इनके ओरिएंटेशन जैसे जैसे हैं वैसे लिखे जा सकते हैं। इसके अलावा जो f ऑर्बिटल्स हैं, सो f सबशेल हैज़, f सबशेल हैज़ 7 ऑर्बिटल्स, ठीक है। दीज आर ट्रिपल डम्बल और डबल डोनट। नाउ 3D शेप ऑफ d ऑर्बिटल्स। तो जरा हम लोग देख लें कि हमारी जो d ऑर्बिटल्स हैं वो दिखने में कैसी हैं। अच्छा, d ऑर्बिटल्स ऐसी हैं, लेकिन ये सब एक पॉइंट पर घिर सकती हैं, और 3 से शुरू होती है d,
वन शेल में तो 1s होती है, और 2 शेल में 2s 2p होती है, और 3 शेल में क्या होती है 3s 3p 3d। बोलो होती है, बताओ। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो चीज़ देखी जा रही है ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, इनके बारे में दिखाया जा रहा है। तो यू कैन सी कि ये अलग अलग एक्सिस है जिसमें अलग अपने अपने प्लेन में। देखो प्लेन, देखो प्लेन पे ज़रा गौर करो, बिल्कुल अपने प्लेन पे है कि नहीं, स्टिक है, जिस प्लेन में होनी चाहिए, जो जिसका प्लेन है वो प्लेन के इधर उधर नहीं जा रही है। देखो जेड और एक्स जेड, चलो ऐसा दिखाया गया तो एक्स जेड प्लेन है, जैसा उन्होंने प्लेन दिखाया हो, ये वाई एक्स वाई एक्सिस पर है। सो दिस इज एक्स वाई एक्सिस, दिस इज एक्स जेड प्लेन, और इन्हीं सबको अगर असेंबल कर दिया जाए तो फिर एक साथ बन जाएंगी। वैसे अगर आप प्लेन देखना चाहें तो प्लेन के मामले में यहाँ देखो कितने अच्छे से दिखाया गया है कि हाउ द प्लेन हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड। समझ में आ गई बात। अपने अपने प्लेन में फिर सारे को मर्ज कर दो, और जो एक्स वाई वाली है वो कैसी है, वो ठीक एक्स वाई एक्सिस पर है, ये भी देख लो एक्स वाई दिख रही है। और जो बाकी हैं वो कैसी हैं, वो एक्सिस के बीच बीच में है, ये देखो बीच बीच में है कि नहीं। अब हम देखेंगे, जबकि हमने डी ऑर्बिटल देख ली है, कि वो अगर इन सब को कंबाइन कर दिया जाए तो दिखने में कुछ कुछ ऐसी लगेंगी। दो इट लुक्स ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये कैसी हैं, बट आपको कंबाइन करने पर ये ऐसी ही लगेंगी। समझ में आई बात। अच्छा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इस ऑर्बिटल में? क्या 2 रह सकते हैं? किसी भी ऑर्बिटल में 2 ही रह सकते हैं, चाहे px लो, चाहे py लो, चाहे pz। एक ऑर्बिटल का मतलब है एक कमरा। एक ऑर्बिटल में कितने रह सकते हैं इसमें? तो सब में 2 रह सकते हैं, तो टोटल डी ऑर्बिटल्स में कितने रह सकते हैं? बताओ। 5 डी ऑर्बिटल्स है ना, तो किसी भी शेल में सब शेल होंगी, और सब शेल में एस पी और डी ऑर्बिटल्स होंगी। तो जो डी ऑर्बिटल्स होंगी उसमें जितनी, जैसे एक होता है सस्ता कमरा, एक हायर रेट का, एक सबसे ऊंचा कमरा। मान लो डी ऑर्बिटल सबसे हायर एनर्जी है, एस से ऊपर एनर्जी पी की, पी से ऊपर एनर्जी डी की। तो जो सुपर लग्जरी रूम है उसमें 5 कमरे, लेकिन फिर भी एकोमोडेशन कितने की होगी? तो 2 हुई, तो टोटल कितनी एकोमोडेशन है डी ऑर्बिटल्स की? दस की हुई कि नहीं? 5 ऑर्बिटल है, काउंट करो ना। ये हो गई। तो डी ऑर्बिटल, अगर मान लो पी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? सही है। अब हम देखेंगे एफ ऑर्बिटल्स कैसी होती हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो आप। एक्स वाई दिखाओ, बीच में दिखाओ, एक्स जेड दिखाओ, बीच में दिखाओ, वाई जेड दिखाओ, बीच में दिखाओ, और फिर वो ऐसे ही फिर से दिखाओ, लेकिन एक्स और वाई दिखा दो, और सबसे फिर जेड। इससे आसान कोई हो सकता है? इसको कोई गलत ना करे, बोलो। बताइए, है आसान? समझ में आ गया? अब देखो, जो एफ ऑर्बिटल्स होती हैं वो ट्राई लोब्ड होती हैं। वो कैसी होंगी? 3D शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। सो लेट अस सी कि
एफ ऑर्बिटल किस तरीके की होंगी? तो 7 ऑर्बिटल्स हैं एफ की, तो उसमें इस तरीके का शेप है। यानी अगर आप देखें तो 3 लोब हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब और थोड़ा क्लियर देख लो, थोड़ा सा और क्लियर देख लो, तो दैट इज ट्राई लोब, बल्कि ये ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर 3 लोब हैं, 3 लोब, और जिसमें डोनट है वहाँ डबल डोनट है। तो इसके बारे में ज़्यादा आपको सोचना समझना नहीं है कि किस तरीके की है। डबल डोनट की 3 है, जरा चेक तो करो, अब आसान फिगर आ गया। एक जेड एक्सिस की डबल डोनट, और कैसी, एक एक्स एक्सिस की डबल डोनट और एक वाई एक्सिस की, 3 डबल डोनट हो गई। और बाकी 4 कैसी हुई? तो जो 4 हो गई, एक एफ एक्स वाई जेड की हो गई, एक हो गई वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और एक एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बाकी 3 एक्सिस की डबल डोनट। ये चीज़ है। तो टोटल कितनी हो गई? 7। सो अगर हम कहें कि एफ ऑर्बिटल्स में कैसी होती हैं, तो वो मैं शेप बना देता हूँ। एफ सबसेल है 7 ऑर्बिटल्स, तो पहली दिखा देना कि ये जेड एक्सिस में डबल डोनट, तो पहली देख लो कि नाउ जो ये एफ ऑर्बिटल्स हैं उसमें किस तरीके की होंगी। तो ये एक डोनट यहाँ दिखाओ और एक डोनट ये, और ये दिखा दो जेड एक्सिस, फिर एक ये वाली एक्सिस दिखाओ, और यहाँ भी डबल डोनट, इसको दिखा दो वाई एक्सिस, और एक ये वाली एक्सिस थी, इसमें भी क्या दिखा दो, डबल डोनट। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये एक्स एक्सिस हो गई, 3 हो गई। इसके अलावा आपको क्या करना है? इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसी में 1 लोब, 2 लोब और 3 लोब, ऐसे बहुत सारे बनाते चले जाओ अपने हिसाब से, कुछ सोचो मत कि कैसे बनाने हैं। 1 2, क्योंकि ये आपके आगे की क्लासेस में आएगी। 3 लोब बना दिए कि नहीं? तो फिर से ऐसे बना दो, एक कहीं भी कुछ बना दो, जब आगे आप पढ़ेंगे तो इसके ओरिएंटेशन को सिखाया जाएगा। और एक और बना दो, जिसमें अगर आप देखोगे तो हेक्सा लोब हैं। कितने लोब हैं बताओ इसमें? 6। ठीक है, क्या ये ट्रिपल डंबल है क्या? या हेक्सा लोब ये है, और ये कैसी है बताइए? दैट इज डबल डोनट, 2 डोनट हैं इसमें। ओके, तो टोटल कितनी ऑर्बिटल हो गई बताएं? ठीक है, तो दिस इज 6। इसका नाम है एफ एक्स वाई जेड, इसका नाम क्या है? एफ एक्स अंदर और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये एफ है। जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका क्या है? एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। समझ में आ गई बात? ठीक है, और बाकी जो भी है अगर हम और आगे देखेंगे तो इनके भी नाम हैं, बट वो आगे उतना जानने की ज़रूरत नहीं है कि दैट इज़, ऐसा देख लो कि f है और z क्यूब,
माइनस, ठीक है, तो 3/5 एक्स आर स्क्वायर। अब आर इनका रेडियस होगा वो हम आगे देखेंगे। एक्स आर स्क्वायर ये क्या है, एफ वाई क्यूब माइनस 3/5, ठीक है, तो वाई क्यूब और एक्स में एक्स आर स्क्वायर, जेड में जेड आर स्क्वायर, है आसान ये भी, जेड में जेड आर स्क्वायर और इसमें वाई आर स्क्वायर, और इसमें क्या होगा एफ एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब हो गई और माइनस 3/5 एक्स आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात। इसका जो नाम है वो श्रोडिंगर ने निकाला है, और वो भी जो उनका हैमिल्टन ऑपरेटर है एच, उससे निकाला गया है, बट दैट इज़ नॉट द इशू, हमने आपको लिखा दिया है, तो सब जगह लिखा हुआ है, दैट यू कैन रिफर, कोई उसमें ज़्यादा सोचने समझने की बात नहीं है, बस इतना ही हमने एक सिंपल वे में आपको बता दिया है, ओके, कि इसका क्या है, ठीक है। तो एफ ऑर्बिटल समझ में आ गई आपको, टोटल 7 है। एफ का एकोमोडेशन क्या है, एफ ऑर्बिटल्स में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। और एफ ऑर्बिटल्स में ये एफ सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, 7 ऑर्बिटल्स होती हैं। नाउ ये देखो कि जो एस, अब सबशेल का नाम देखो, सबशेल, सबशेल में एस है, पी है और डी है, और कौन सा हुआ एफ, तो इनकी ऑर्बिटल्स को डिब्बे से या बॉक्स से शो करते हैं। तो पी में कितने बॉक्स बनाएंगे 3, और डी में कितने बनाएंगे बताओ 5, और एफ में 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, इनके एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू इसके लिए 0 है, ठीक है, और इसके लिए क्या है 1, और इसके लिए 2, और इसके लिए 3। तो अब इनके ओरिएंटेशन या कमरा नंबर तो बड़ा मुश्किल है याद करना, हम कहाँ एफ जेड क्यूब माइनस ये सब लिखेंगे तो हम कहाँ लिख पाएंगे, भूल गए तो क्या होगा बोलो, याद है। जैसे किसी होटल वाले में कोई होटल वाला आया तो उसको सरल कमरा नंबर बताया जाएगा कि बड़ा मुश्किल, कि 40 और ये वो अरविंद नगर और फिर यहाँ जाओ तो वहाँ जाओ, ऐसे बताया जाएगा कि कमरा नंबर 2। सिंपल होना चाहिए कि नहीं। तो जो सिंपल है, अभी तक हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सीखा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सीखा। एल क्या है बताओ, क्या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब आया कि उनका ओरिएंटेशन, उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो जो तीसरा क्वांटम नंबर है उसे क्या नाम दिया गया बताओ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो उसको बाद दिया जाएगा मैग्नेटिक ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल्स हैं उनका मैग्नेटिक ओरिएंटेशन क्या है। तो क्वांटम नंबर ये कहाँ से कहाँ तक चलता है, क्या ये -L to +L चलता है, तो -0 से +0 क्या हुआ, क्या 0 हुआ कमरा नंबर, और -1 से जरा 1 तक चलो तो क्या चल रही है, और -2 से 2 तक चलो तो बताओ ये कमरा नंबर ज़्यादा आसान है कि वो याद रखना आसान था। तो -3 -2 -1 0 और 1 और 2 और 3 ये इसके कमरा नंबर हो गए। अगर ये 3 हैं तो क्या ये चीज़ जो है 2 × 3 + 1 है क्या, यानी 7 है। मेरा कहने का मतलब है क्या 2L + 1 है,
अच्छा, ये क्या 2 इंटू 2+1 है जो कि 5 है? ये क्या 2 इंटू 1+1 है जो कि 3 है? और ये 2 इंटू 0+1 है जो कि 1 है। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, किसी भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल कितनी होती है बताओ? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या n² होती हैं? ध्यान दो, फर्स्ट शेल में 1², 2 शेल में कितनी थी? 2² 4 थी। थर्ड शेल में कितनी थी? 9 थी। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल, सब शेल के लिए क्या फार्मूला है? क्या 2l+1 का है जो कि -l to +l तक जाता है? बताओ। यानी आप देखो किसी सबशेल में S सबशेल, P सबशेल, D सबशेल और F सबशेल, इसमें कितनी ऑर्बिटल्स हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, इनके लिए L की वैल्यू लिख लो, 0 1 2 3। तो 0 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या 2l+1 होगी? दैट इज 2 इंटू 0+1 होगी, क्या 1 होगी? और ये कितनी होगी किसी सबशेल में? क्या 2 इंटू 1+1 होगी? ये क्या 2 इंटू 2+1 होगी? और ये क्या 2 इंटू 3+1 होगी? क्या 7? बोलो, बात समझ में आई? बताइए क्या? फिर से पूछो, एनी डाउट है? अच्छा, अब ये बताओ कि अगर n की वैल्यू 1 है, 2 है और 3 है और 4 है तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होंगी? क्या n² के हिसाब से होंगी? अब इनका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा इसमें? तो इसमें जो ऑर्बिटल्स होंगी वो 1+3 होगी। और इसका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? क्या 1+3+5 का होगा? और इसका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? क्या 1+3+5+7 का होगा ऑर्बिटल? अच्छा, फिर इसके बाद ये तो ऑर्बिटल्स हो गई, तो इनका सबशेल कौन कौन सा होगा? ये किस सबशेल की है? इन्हें कौन लेने आएगा? S। इन्हें कौन लेने आएगा? इन्हें कौन लेने आएगा? और ये किसकी हुई? बोलो, सही बात है। और फर्स्ट शेल में है इसलिए इसमें 1s लिखा जाएगा। और इसमें क्या लिखा जाएगा? फोर लिखा जाएगा। बोलो। तो इतनी बात आपको समझा दी गई है। अब देखो, जो आज की अगली क्लास होगी वो केमिस्ट्री की नहीं होगी, वो मैथ्स की होगी, जिससे कि ये चीज़ आप पहले आप पढ़ लो, जिससे समझ लो, तो फिर हम कल की एक केमिस्ट्री की रख लेंगे, फिर समझ में आ जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं? ओके, तो अभी क्या टाइम हो गया? ठीक है, 11:30 के करीब हो रहा है। तो 12:15 पे अगली क्लास होगी, 12:15।